अक्सर लोग कहते हैं राजनीति बड़ी निर्मम होती है। बात तो सही है। असल में राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन होता नहीं है। आज का कोई दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है, और जो आज दोस्त है वो कल का दुश्मन हो सकता है। इसीलिए राजनीति निष्ठुर होती है। जगदीप धनखड़ के मामले ने ये बात और पुष्ट कर दी। 3 बरस पहले बड़े गाजे बाजे के साथ एनडीए की सरकार उनको उपराष्ट्रपति चुनवा कर लाई थी। चुनवा कर इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव के समय दोनों सदनों में अपने सदस्यों को जोड़ के रखना और फिर अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डलवाना भी अ, आजकल बहुत दुरूह हो गया है। उस समय धनखड़ के सम्मान में प्रधानमंत्री ने जो कहा था, उसे बहुत आला दर्जे का कसीदा पढ़ना कहा जा सकता है। कैसे उनको किसान का बेटा बताया और बताया कि कैसे उन्होंने एक गांव से अपना जीवन शुरू किया और अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर आज देश के उपराष्ट्रपति बन गए। और जब धनखड़ का जाना हुआ, तो पीएम का जो ट्वीट आया वो भी देखने लायक था। 1.5 लाइन के उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, श्री धनखड़ को देश की सेवा करने के कई अवसर मिले। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको शुभकामनाएं। अवसर मिले, उन्होंने सेवा की या नहीं, ऐसा एक शब्द भी नहीं लिखा प्रधानमंत्री ने। तो ये होता है दोस्तों, किसी की नजर में उतर जाना, नजर से उतर जाना। लेकिन धनखड़ ने ऐसा किया क्या था, मैं बताता हूं आपको। असल में धनखड़ ने उस आदमी के भरोसे का कत्ल किया था जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। कई पार्टियों में किस्मत आजमाते हुए धनखड़ ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी, तो पहले उन्हें लीगल सेल का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट थे। इसलिए बीजेपी में उनकी असल पारी वहीं से शुरू हुई। बाद में उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने ममता का जीना मुहाल कर दिया, यानी अपनी काबिलियत दिखाई। अब देखिए, आमतौर पर गवर्नर न्यूट्रल पोस्ट होती है, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जिस पार्टी की सत्ता केंद्र में होती है, वही गवर्नरों की नियुक्ति के फैसले करता है। इसलिए केंद्र में सत्ता पर बैठी सरकार अपने किसी भरोसेमंद आदमी को ही गवर्नर बनाना पसंद करती है, और ऐसा हर सरकार करती है। खासकर उन राज्यों में जहां किसी विपक्षी दल की सरकार हो, वहां तो बहुत खास आदमी ही गवर्नर बनाया जाता है, जो वहां की सरकार के कामकाज का निरीक्षण करता रहे, उसके फैसलों को बारीकी से देखता रहे और सरकार पर सवाल भी उठाता रहे। यानी ब्रैकेट में कहें तो नुक्स निकालता रहे सरकार की। तो धनखड़ को इसी भरोसे के तहत बंगाल भेजा गया, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया। तो कोई 3 साल पहले उन्हें नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और अच्छे अंतर से जिताया भी। जीतने के बाद कुछ दिन तक तो धनखड़ जी का तौर तरीका ठीक रहा, लेकिन जल्दी ही उनके अड़ियल रवैये से विपक्ष भी परेशान हो गया। हम पत्रकारों को भी अंदाजा हो गया, खबर मिलती रही कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए ले जाने का सोच रही थी एनडीए, बीजेपी, लेकिन अब नहीं सोच रही है। राज्यसभा में सभापति बनने के बाद उनके विपक्ष इतना परेशान हो गया कि उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तक ले आया। वो तो एनडीए ने उनकी रक्षा की, लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा दोस्तों बहुत खतरनाक चीज होती है। अच्छी चीज भी है, अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन धनखड़ की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि राष्ट्रपति के बाद उन्हीं का पद दूसरे नंबर पर आता है। इसीलिए प्रोटोकॉल भी प्रधानमंत्री से कम तो नहीं होना चाहिए। अगर बराबर ना हो तो कम तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा ना हो तो बराबर का होना चाहिए। जब वे ये सब सोच रहे थे, तो शायद उन्होंने ये सोचा नहीं कि वे उस व्यक्ति से आगे जाने की सोच रहे हैं जिसने उनकी हैसियत बनाई है। मोदी थे दोस्तों जो उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर लाए। धनखड़ को लगने लगा था कि उनको दरअसल वो नहीं मिल रहा जिसके वे काबिल हैं, उनकी हैसियत बड़ी है। राजनीति में दोस्तों इसी सोच से खेल खत्म होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे नेता काल की गति को प्राप्त हुए हैं इसी तरह। सूत्र बताते हैं कि धनखड़ को लगने लगा था कि उनकी मोटर फ्लीट भी प्रधानमंत्री के जैसी होनी चाहिए, यानी उनकी फ्लीट में भी वही कारें होनी चाहिए जो प्रधानमंत्री की फ्लीट में है, उनके साथ चलती है। उनको भी वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो मोदी को मिलता है। धनखड़ ये भूल गए थे कि जिस आदमी के बराबर सुविधा वो चाहते हैं, वो तो उनके लिए गॉडफादर की तरह था।
उसकी बराबरी क्यों? धनखड़ ने एक और गड़बड़ की। मई में जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो धनखड़ ने ये बात ऊपर तक पहुंचाई कि उनकी भी मुलाकात जेडी वेंस से कराई जाए, क्योंकि वे भी तो उपराष्ट्रपति हैं भारत के। लेकिन ये मीटिंग नहीं कराई गई। इससे भी वो नाराज थे। उन्होंने इस बात से भी नाराजगी जाहिर की थी कि जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर, जब भी विदेश दौरे से लौटते हैं तो वो सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही क्यों ब्रीफ करते हैं, उनको भी ब्रीफ करें। उनकी ये भी शिकायत थी कि जब उनकी पत्नी विदेश दौरे पर गई एक बार, तो उस देश के राजदूत उनसे मिलने नहीं आए। अब ये शिकायतें वे खुद तक रखते या पार्टी के किसी नेता से कहते तो भी ठीक था। वे इन बातों की चर्चा विपक्ष के नेताओं से करने लगे, जिससे संदेश गलत जाने लगा। धनखड़ के जाने की तात्कालिक वजह बना जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मसला। लोकसभा में सत्ता और विपक्ष ने मिलकर प्रस्ताव दिया था। उसके बाद राज्यसभा में धनखड़ ने विपक्ष का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। चाहिए तो ये था कि वे इस बात की जानकारी सत्ता पक्ष को देते और उनका भी प्रस्ताव मंगवा लेते। उन्होंने ऐसा नहीं करके सत्ता पक्ष को एम्बेरस करने की कोशिश की। सूत्र बताते हैं कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग लाने की विपक्ष की कोशिश को अमली जामा पहनाने का प्लान कर रहे थे। और इसकी चर्चा उन्होंने किसी विपक्षी सांसद से भी कर दी थी। अब होता यह है दोस्तों कि संसद में अपने ऑफिस में बुलाकर वो बात कर रहे हैं किसी नेता से, तो बातें इधर से उधर होती होती पहुंच जाती है। और फिर ये तो मोदी का तंत्र है, यहाँ तो कोई बात बचती नहीं, सब पता रहता मोदी जी को। यानी कुल मिलाकर धनखड़ सरकार को मुश्किल में डालने का प्लान कर चुके थे। इसी वजह से बीएससी की मीटिंग में उस दिन 4:30 बजे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं आए। सूत्र बताते हैं कि शाम को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आपाधापी में सारे सांसदों को बुलवा भेजा और एक कोरे कागज पर साइन ले लिए सबके। और ये कहा गया कि ये एक प्रस्ताव है जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाला है, उस पर साइन ले रहे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि दरअसल वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के लिए साइन लिए गए थे। सूत्र बताते हैं उसी दिन 8:30 बजे किसी वरिष्ठ मंत्री का फोन धनखड़ के पास गया और उनसे साफ साफ कहा गया कि एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस्तीफा दे दीजिए या हम आपके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। समझदार को इशारा काफी था। जगदीप धनखड़ बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति के घर पहुंच गए और इस्तीफा दे आए। अब उन पर सरकार का जो रुख था, इसका असर बाकी राजनीति पर भी गया। कैसे? बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के मंत्रियों और नेताओं पर भी इसका असर खूब पड़ा। बीजेपी के सांसद और मंत्री सबके सब खासे सतर्क हो गए। सबके सब डरे हुए हैं। सबको लग रहा है कोई गलती ना हो जाए। उनको लगता है कि जब इतने गाजे बाजे के साथ लाए गए व्यक्ति की ये दुर्दशा की जा सकती है, तो भला उनकी क्या मिसाल। इसी तरह विपक्ष को भी ये अंदाजा हो गया कि उनका दुश्मन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और अफसर, वो तो इस घटना के बाद से इतने अलर्ट हो गए हैं कि पूछिए मत। तो इस तरह एक तीर से कई निशाने मोदी सरकार ने लगा लिए।